वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी कि मुल्क में महंगाई है और ये महंगाई हुकूमत और इंतज़ामिया के काबू में ही नहीं आ रही, तो हमें अवाम से ज़्यादा हुकूमत मायूस और बेबस नजर आ रही है। अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे कि क्यों जा रहे हैं यहाँ से वहाँ बेचारे रोजगार ढूंढने के लिए और दुनिया उनके टैलेंट को इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। फिफ्ता इस्माइल इनका बहुत अच्छा आदमी था, एक तो सच बहुत बोलता था। इसाक डार साहब दुनिया के वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि जिनको बाकायदा IMF ने डांट किया था, बाकायदा पाकिस्तान को जुर्माना देना पड़ा था कि इन्होंने बाकायदा रॉन्ग फजिंग की थी। मसला सारा यह है कि अगले 10-15 दिन इतने अहम हैं कि जिसके अंदर तो पूरी की पूरी अगर PDM अभी छोड़ के नहीं जाती तो और ज्यादा दिल रुस्वा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुआशी टीम का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसाक डार, गवर्नर स्टेट बैंक और FBR हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को कर्ज़ों की वापसी के स्केड्यूल और IMF से जारी बातचीत से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। मुआशी टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर के मुहर्रिकात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने कहा कि मुल्क के दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं है, कर्जों की बरवक्त अदायगियाँ की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआशी टीम को हिदायत की कि मईशत को मुस्तहकम और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। साबिक हुकूमत की तबाहाल मईशत को बहाल करेंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को हमेशा की तरह मायूसी होगी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान पढ़कर मुझे हुकूमत, उसके वज़रा, तर्जुमान, मुशीरान और मुआवनीन जो कुल मिलाकर 100 के करीब बनते हैं, बड़े मायूस दिखाई दिए। ये लोग क्यों मायूस हैं और कौन है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखता है और कौन इसके लिए ग्राउंड बना रहा है? इन सब का जवाब मिलेगा। बस आप अपने इर्द गिर्द और ये जो मुल्की हालात हैं देखें ज़रा, आपको एक एक चीज़ का जवाब बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ, वजाहत के साथ, चीखता चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी, नहीं मायूसी हो रही? क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि मुल्क में महंगाई है और ये महंगाई हुकूमत और इंतज़ामिया के काबू में ही नहीं आ रही, तो हमें अवाम से ज़्यादा हुकूमत मायूस और बेबस नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, जब मुल्क के काबिल, बासलाहियत, हुनरमंद, मेहनतकश लोग बेरोज़गारी का सामना करते हैं और इन मेहनत कशों, हुनरमंदों, काबिल और बासलाहियत लोगों को हुकूमत के पास देने के लिए रोज़गार नहीं होता, तो हमें हुकूमत मायूस और बेबस नज़र आती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी, नहीं मायूसी हो रही है। आप कह रहे होगी नहीं होगी, ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि जब मुल्क में बिजली, गैस, तवानाई का बहरान जानबूझकर हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसीज़ की वजह से पैदा कर दिया हो, तो हमें हुकूमत में मौजूद हर शख्स मायूस और बेबस नजर आता है। अच्छा वज़ीर-ए-आज़म साहब, जब मुल्क की सनतों को चलने में शदीद दुश्वारी का सामना हो, वो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से मिलने वाले जो ऑर्डर्स उनको तैयार ही नहीं कर पा रहे हों, उनको तवानाई समेत मुख्तलिफ जो पाबंदियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, उनका बाकायदा सामना हो, उनको कारोबार के लिए डॉलर्स ही नहीं मिल रहे हों और उनकी जो बाकी जो इम्पोर्ट है वो करने की उनको इजाज़त ही नहीं मिल रही, जो रॉ मटेरियल अगर इम्पोर्ट करें उसकी इजाज़त ही ना हो, और जिससे सनतें बाकायदा जो पैदावार है उनकी पैदावारी सलाहियत है वो खो बैठे और हुकूमत और इसके जो वज़रा हैं तरक्की और मईशत की बेहतरी के दावे पे दावे करते चले जाएं और कोई दावा पूरा ना कर सकें, तो हमें वो दावे करते वज़रा बड़े मायूस दिखाई देते हैं, बड़े बेबस दिखाई देते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी नहीं, मायूसी हो रही है। जब सरमायाकारी का फुकदान है, तरसीलात ज़र में कमी का सामना है, डॉलर बेलगाम है, रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके हर खिताब में मायूसी ही मायूसी, बेबसी ही बेबसी और नाउमीदी ही नाउमीदी नजर आती है। शहबाज शरीफ साहब, इस वक्त पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और दीगर शोबाजात के माहिरीन बहुत ज़्यादा तादाद में अपना मुल्क छोड़कर दुनिया के दूसरे ममालिक में मुलाजमत के लिए जाने पे मजबूर हो गए हैं और मुल्क का कीमती सरमाया दुनिया इस्तेमाल कर रही है, हमसे नहीं हुआ इस्तेमाल, हमारे मुल्क से, हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे कि क्यों जा रहे हैं यहाँ से वहाँ बेचारे रोजगार ढूंढने के लिए और दुनिया उनके टैलेंट को इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही।
और हुकूमत ही है जो हमें मायूस नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है हर जगह पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, मगर इसके बावजूद किसानों को शदीद माली मुश्किलात का सामना। किसानों को जब उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती, फसल की काश्त पर मुनासिब मुनाफा नहीं मिल पाता, और फसल होने के लिए किसान जो है, किसान यूरिया जो ज़राई अद्वियात इस्तेमाल करने की सख्त ही नहीं रखते बेचारे, और वो पैदावार हासिल नहीं कर पाते जो पैदावार की जा सकती है, जिससे मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। और फिर हमारा जो ज़राई मुल्क है वो आटा, गंदम, चावल, दालें और दीगर जो अजनास है इंपोर्ट करता है। तो हमें हुकूमत मायूस नज़र आती है, बेबस नज़र आती है। और वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी नहीं, मायूसी हो रही है, क्योंकि सैलाब ज़दगान की बहाली इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, और हुकूमत सैलाब ज़दगान की बहाली के अमल में मायूस, बेबस, लाचार नजर आती है। और जो दावे हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, थकते नहीं है दावे करते हुए, वो ग्राउंड पर नजर ही नहीं आते। और वज़ीर आज़म साहब, श्रीलंका किसी की ख्वाहिश पर दिवालिया नहीं हुआ, श्रीलंका दिवालिया हुआ करप्शन और बदउनवानी की वजह से। वही करप्शन और बदउनवानी जो आज अपने उरूज पर है। श्रीलंका किसी की ख्वाहिश पर दिवालिया नहीं हुआ, बल्कि वो दिवालिया हुआ अकरबा परवरी की वजह से। वो जो आपकी इस हुकूमत में किसी से ढकी चुपी नहीं है, और वहाँ भी दो खानदानों की सियासत ने पूरे मुल्क की सियासत, मईशत, मुल्क की बका को दाव पे लगा दिया था, जिसका खमियाजा पूरी कौम और मुल्क को भुगतना पड़ा। वज़ीर आज़म साहब, श्रीलंका किसी की ख्वाहिश पर दिवालिया नहीं हुआ था, वो दिवालिया हुआ मेरिट के कत्ले आम पर। वही मेरिट का कत्ले आम जो इस मुल्क के बासलाहियत, काबिल, मेहनती नौजवानों के साथ किया जा रहा है। मगर हम तो इस बेयकीनी की सूरत हाल, तमाम तर मसाइल की मौजूदगी में भी हुकूमती वज़रा को इल्ज़ामात की सियासत में पाया देखते हैं, जिन्हें अपनी नाअहली, गलत पॉलिसीज़ और शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई दूसरा हुक्मरान नज़र ही नहीं आता, जिनकी वजह से आज मुल्क इस नहज पर पहुँच गया। अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर को असम्बलियत तारीख का ऐलान करना है, और पीटीआई की पार्टी ज़राए के मुताबिक ये फैसला हो चुका है कि अब असम्बलियाँ तहलील ही होंगी, और किसी को भी इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं है मां सिवाय हुकूमत के। मुल्क भर में फैली इस शदीद बेयकीनी की हालत में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूदा हालात में भी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैसे कर लेते हैं? तो जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मुताबिक इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, और इमरान खान साहब का जो दौर है स्याह दौर था, तो इज़्ज़त माब जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अगर वो स्याह दौर था तो इस मुल्क के अवाम को उस स्याह दौर का 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दिलवा दें आप। अगर वो वाकई स्याह दौर था तो स्याह दौर में मिलने वाली बिजली की बंदिश क्यों हो रही है, और फिर स्याह दौर में जो गैस का बहरान नहीं था आज वो बहरान क्यों है, जो स्याह दौर में मईशत मुस्तहकम थी आज आपके दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहा है, स्याह दौर के वज़ीर आज़म से आज पाकिस्तान के अवाम क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं, क्यों इतने पॉपुलर हैं कि वो जी रेगिस्तान में भी जलसा रख लेना तो सहरा में भी अवाम का समंदर नज़र आता है। और आप अगर इतने ही सच्चे हैं तो आप ही के साबिक वज़ीर ख़जाना क्या इतराफ़ कर रहे हैं वो भी ज़रा सुने। तो साद रफ़ीक साहब, आपकी हुकूमत और दूसरे वज़रा के पास सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के और इमरान खान की किरदार कुशी को कुछ नहीं है, और अब तो वो लोग भी इमरान खान पे उंगलियां उठा रहे हैं जिन्हें कानून की गिरफ्त में होना चाहिए था। वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज जो 4 साल मफरूर रहे, आज अपने वालिद की हुकूमत में रिलीफ लेकर इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पता नहीं कैसे कर लेते हैं सब कुछ। सुलेमान शहबाज साहब फरमा रहे हैं कि हमने 4 साल इनको भुगता है, अदालतों में केसेस का सामना किया है। तो सुलेमान शहबाज साहब के बयानात और इल्ज़ामात पर पीटीआई के रहनुमा हमाद अज़हर और शफ़क़त महमूद ने बड़ा करारा जवाब दिया है। जी तो नाज़रीन, अगर इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है तो सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि आज अफ़गानिस्तान की करेंसी की कदर पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा हो चुकी है। ये सबसे बड़ी निशानी है इस बात की कि रियासत में चाहे कितने ही वसाइल से माला माल हो, बेशुमार दौलत हो और तेल के कुएँ हों, कारून का ख़जाना निकल आए, लेकिन अगर सिस्टम और सिस्टम चलाने वाले ठीक ना हों तो वो रियासत और उसके अवाम ना कभी तरक्की कर सकते हैं, ना कभी इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी देख सकते हैं। अफगानिस्तान में क्या था? अमेरिका दहाइयों से वहाँ तबाही फेर रहा था, खाना जंगी की सूरत हाल थी। अमेरिका के जाने के बाद इंसानी और मुआशी बहरान जन्म लेने वाला था, लेकिन इसके बावजूद इतने मुख्तसर से अरसे में अफ़गानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है, महंगाई पाकिस्तान से कम है और उसकी करेंसी की कदर पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा है। वजह क्या है? वजह है कि भले अफ़गानिस्तान के पास वसाइल कम हो, ख़जाना कम हो, कोई तेल का कुआं भी ना हो, लेकिन वहाँ का सिस्टम ठीक है। वहाँ चोरी कोई भी करे सज़ा हाथ काटना है, कत्ल कोई भी करे सज़ा मौत है। अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर है।
अगर किसी जुर्म की सज़ा कोड़े हैं तो वो गरीब को भी लगेंगे और अमीर को भी। अफगानिस्तान में सिस्टम और सिस्टम चलाने वाले ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी रियासत है, जिसके पास कुदरती वसाइल भी हैं, जिसकी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दिवालिये के करीब है। पाकिस्तान की हालत ये है कि दवाओं के जो बड़े बहरान है उसका खदशा है, अद्वियात तक का, और हुकूमत के पास सिफारत खानों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। और इस महीने तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोक ली गई हैं। फंड्स की कमी के बायस तरक्याती स्कीमें भी बंद कर दी गई हैं। और तो और अब आप ये देखें कि जो हमारे मुल्की हालात हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपको अलल-ऐलान कुछ लोग टीवी पर आकर ये बताते हुए दिखाई देंगे, सुनाई देंगे कि जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और ये जो नून लीग के अपने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, वो आए दिन इसहाक डार साहब की गलत चीज़ों को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। और मिफ्ता साहब एक्चुअली फैक्ट्स दिखाते थे कि आए थे ये महंगाई का नारा लगा करके, जी महंगाई जो है उससे छुटकारा दिलाना है अवाम को, और इमरान खान से छुटकारा दिलाना है, क्योंकि महंगाई में पिसती अवाम, बेरोज़गारी में पिसती अवाम, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम इस अवाम के लिए आ रहे हैं, जमहूर के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब आए तो देखा कि इमरान खान के दौर में, जब आपको याद है कि कोरोना जैसा पैंडेमिक भी था, और उस वक्त इमरान खान साहब की जो मईशत के हवाले से हिकमत अमली थी उसको दुनिया भर में सराहा गया था। इमरान खान साहब की टीम ने जो फैसले किए उस टाइम पे, उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन फैसले थे। तब भी आपको 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता रहा था। लेकिन ये जो आए थे इसहाक डार साहब, जो कि मईशत के बड़े चैंपियन कंसिडर होते हैं, बड़े तजर्बाकार कंसिडर होते हैं, आए और दावा किया जी 200 से नीचे आएगा डॉलर, आ गया फिर 200 से नीचे। पेट्रोल उन्होंने नीचे लेकर आना था, लेकिन पेट्रोल भी नीचे नहीं लेकर आए। इमरान खान के दौर पर जब तनकीद करते थे, स्याह दौर तक उसको करार दे रहे थे, अभी आप देख रहे थे, और साद रफीक साहब किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमरान खान के दौर में तो 150 रुपये पे पेट्रोल मिलता रहा था। फिर आप लोगों के दौर में तो जब तमाम दुनिया में पेट्रोल नीचे आया तो आप लोगों ने खबर ये चलाई, और आपके कुछ चाहने वालों ने खबर क्या चलाई कि जी पेट्रोल शुक्र है महंगा नहीं हुआ। अब ज़रा देखिए अवाम की नफ्सियात के साथ कैसे खेलते हैं कि पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो और आपके यहाँ सस्ता ना हो, लेकिन आप ये खबर दें कि ये खुशखबरी है कि देखिए जी सस्ता तो नहीं किया, लेकिन हमने महंगा भी नहीं किया। मजाक समझा हुआ आप लोगों ने। बस करें तमाशा मुल्क के साथ, मुल्क की आवाम के साथ। और इसी तरह जो अपने बयान आते हैं उनसे बिल्कुल मुकर भी जाते हैं, एन उलट भी साबित हो जाते हैं। और जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के वो रहनुमा जो कि ऑपोजिशन में मुल्की हालात का वाहिद हल क्या बताते थे कि इलेक्शन है जी, इलेक्शन समझते थे बाकायदा कि हल है। आज यहाँ पर भी अपने ही बयान से भटके हुए नजर आते हैं, और इनके जो ये दोहरा अंदाज ही कहना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इस पर हमारा एक सेगमेंट है, देखिएगा, पकड़ा गया, और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी और माशी बहरान की जद में है। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद हुकूमत मुल्की मईशत को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। अच्छा, नौबत जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है कि मुल्की मईशत पर लीगी जो है मईशतदान आमने सामने आ गए, खुद लीगी मईशतदान आमने सामने आके खड़े हो गए, तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, मौजूदा जो PDM हुकूमत है उसके साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुल्क के दिवालिया होने का खतरा खतरनाक हद तक बढ़ जाने का दावा करके अपनी हुकूमत की लंका ढा दी है। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत और इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली ने हुकूमत की नींदें हराम की हुई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सियासी पेशकदमी से मुत्तहदा हुकूमत खौफजदा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का 17 को लाहौर लिबर्टी में बड़ा पावर शो करने का जो ऐलान है, असम्बलियाँ कब तक तहलील होने जा रही हैं, आम इंतखाबात की राह हमवार होगी या नहीं होगी या कैसे होगी, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तजियाकार औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा औरिया साहब, मौजूदा हुकूमत सियासी और मुआशी दोनों मैदानों में अगर मैं कहूँ कि नाकाम साबित हो गई है तो शायद गलत नहीं होगा। असम्बलिया तहलील के मामले पर इमरान खान साहब से कदावर सियासी शख्सियात की मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। तो ये तो तहरीक इंसाफ असम्बलिया तहलील करने के मामले पर आपको लगता है कि फ़ाइनल कर चुकी है कि ये असम्बलिया तहलील ही होंगी या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसा कि बैकडोर मुज़ाकरात की बातें गर्दिश कर रही हैं, या कोई फैसले में लचक भी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई और रास्ता पाकिस्तान के पास और है ही नहीं कि आप इंतखाबात के अंदर जाएं।
और इंतखाबात के लिए हुकूमत जो है अगर नहीं मानती तो फिर रास्ता यही है कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें और फिर जाहिर बात है कि KPK में और पंजाब में एक ऐसा मैंडेट लेकर आएँ कि जो मैंडेट जो है वो नाकाबिल शिकस्त किस्म का मैंडेट हो। ये असम्बलियाँ तहलील करना जो है ये इतना बड़ा बम है कि आप खुद सोचें कि आज अगर असेंबली तहलील होती है तो मार्च से पहले पहले इलेक्शन हो जाएंगे तो अगले 5 साल के लिए ये असेंबलियां वजूद में आएंगी। इसका मतलब यह है कि जब दोबारा सितंबर में आम इंतखाबात होंगे तो पंजाब में और KPK में PTI की हुकूमत मौजूद होगी जो उनको नजर आ रहा है, और उस PTI की हुकूमत के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यहीं पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह होती है कि सूबाई असेंबली के जो अरकान होते हैं उनसे मिलके एक कौमी असेंबली की सीट बनती है, इत्तेहादात होते हैं, तो वो तो पहले जीत चुके होंगे। इसका मतलब यह है उनकी दोनों की सपोर्ट से PTI का जो ऊपर कैंडिडेट है वो जीतेगा। तो ये एक इमरान खान की ऐसी मूव है जिसने इस वक्त रातों की नींदें हराम की हुई और कोई रास्ता बचता नहीं। ये अलग बात है कि जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इस वक्त कल से जो JUI और BNP ये दोनों जो हैं वो रिकॉर्डिंग के मामले के अंदर नाराज होकर अलहदा हुई हैं। अगर ये अलहदा हो जाती हैं और उसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो उसके बाद होगा ये कि फेडरल गवर्नमेंट भी खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी और वो रास्ता भी शायद यही मांग रहे हैं क्योंकि ऐसा रास्ता निकले कि हम मजलूम होकर वहां से निकले। ठीक है। अच्छा, ये जो और ये सब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली की जो दरख्वास्त है उसको 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, तो हुकूमत की कोशिश है कि खान साहब को किसी तरह से तकनीकी बुनियादों पर सियासत से माइनस कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए। तो माइनस इमरान से जो मुल्की सियासत है वो फिर किस समत में जाती है आपको दिखाई देती है, और हुकूमत के गलत फैसले कौम के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? देखिए, लीडरशिप को कभी माइनस नहीं किया जा सकता। आपने नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की, नहीं हुआ ना। हालांकि इमरान खान के मुकाबले में उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत कम है। होगा क्या, होगा ये कि अगर इमरान खान जो है अगर नाइल करार भी दे देते हैं तो इलेक्शन तो PTI लड़ेगी, और अगर PTI तो 2/3 मेजॉरिटी लेके आती है तो आपके सारे के सारे फैसले को कलअदम करार दे के इमरान खान एक ऐसी अमेंडमेंट लेके आती है कि जिस अमेंडमेंट से इमरान खान दोबारा अहल हो जाते हैं तो आपके तो सारी एफर्ट ज़ाया चलेगी। आप खुद सोचे ना, इमरान खान ने जो 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है, लोगों को यकीन था कि ये शख्स असेंबली में नहीं जाएगा, लोगों को पता था कि वो दूसरे अगर जीत गए तो वो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। वो उन हलकों में गया नहीं, उन हलकों में कंपेन नहीं की, उसके बावजूद वोट दिया। इमरान खान के बाद मसला यह है कि उसकी पॉपुलैरिटी ने बहुत सारे लोगों की नींदें हराम की हैं, तो इत्तेहाद तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ये सभी जो मिफ्ता साहब हैं, उनके मिफ्ता इस्माइल साहब के एतराफ़ से साबित होता है कि ये लोग जो अपने आप को बड़े एक्सपीरियंस कहते थे, तजर्बाकार कहते थे, वो तो बेकार साबित हो चुके हैं, और हुकूमती दावों के बरक्स जो मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। दावे उन्होंने बड़े बड़े किए थे आने से पहले कि हम आएंगे, 6 महीने मिलेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये 0 0 साबित हुए हैं। अब इमरान खान साहब के माजी में किए गए जो तमाम खदशात हैं वो भी दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इनके लिए जो इक़्तिदार का हसूल है सिर्फ ये NRO 2 के लिए ही था, क्योंकि अवाम से तो उनको कोई सरोकार नहीं है? देखें, उनकी सारी जो कोशिशें थी वो सारी की सारी एफर्ट्स थी, वो 10 अप्रैल के बाद मुकम्मल तौर पे वो प्लान फेल हो गया। 10 अप्रैल से पहले का पाकिस्तान बिल्कुल और था, 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल और था। 10 अप्रैल के तौर पहले लोग कहते थे शहबाज शरीफ बहुत अहम तरीन आदमी है, क्या जबरदस्त है, शहबाज स्पीड देखो। और जब मैं उनसे कहता था भाई मैंने कम से कम 10 साल प्रोविंशियल सेक्रेटरी के तौर पर मैंने काम किया है उसके साथ, और मुझे अंदाजा है कि ये शख्स जो है ये इनिशिएटिव वाला आदमी नहीं है, इसको पैसे मिल जाए तो काम कर लेगा। जाहिर बात है, जैसे एक बाप जो है बेटे को पैसे दे दे, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ वहां पहुंचे तो उनको हैरानी हुई कि पैसे तो लाने पड़ेंगे और वो कहां से आएंगे, और वो उनके होश उड़ गए। तो एक तो उनका पूरे का पूरा वो तस्वर ही खत्म हो गया कि शहबाज शरीफ जो है एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब वो कैश नहीं हो सकते। दूसरी बात जो मैं आपको एक बात बताऊं कि अहम तरीन बात ये होती है कि इस मिफ्ता इस्माइल इनका बहुत अच्छा आदमी था। एक तो सच बहुत बोलता था, उस वक्त सच बोलता था, आपको देखा होगा, कहता यार मैं क्या करूं, है ना ऐसी बात है ना, हमने काम गलत किया है ना, तो ये उनको सीधी बात कर देते हैं। इन्होंने पूरी की पूरी इमारत जो है झूठ पे बुलंद की होती है। अब साग डार साहब दुनिया के वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि जिनको बाकायदा IMF ने डांट किया था, बाकायदा पाकिस्तान को जुर्माना देना पड़ा था कि इन्होंने बाकायदा रॉन्ग फजिंग की थी, रॉन्ग
डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे आईएमएफ के सामने। यानी वो कहते हैं कि तुम तो अपने आईएमएफ के सामने अपनी गवर्नमेंट को के गलत आदाद शुमार पेश करते हो, और पाकिस्तान को पता नहीं कितने $मिलियन जुर्माना अदा करना पड़ता है इसहाक डार साहब की वजह से। अब वो इस वक्त में कहते हैं कि ये डिफॉल्ट नहीं होगा तो हम कैसे यकीन कर लें। तो असल मसला ये है कि इस वक्त अगर वो रहते हैं तब भी उनके लिए मसला है, जाते हैं तब भी उनके लिए मसला है। उनको ये पता है ये जो कुछ वो एनआरओ वगैरह ले चुके हैं, अगर इमरान खान दोबारा बरसे इक़्तिदार आ गया तो उनके लिए मसला बन जाएगा, वो दोबारा इसको दोबारा जिंदा कर देगा। ठीक है जी, और ऐसा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और ये मकबूल जान साहब मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और या मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद है, और ये सब आपकी तरफ आना चाहूँगी। और ये सब, ये जो पाकिस्तान में डॉलर की अदम दस्तयाबी, रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला बरकरार है, तो जो इसहाक डार साहब हैं वो भी डॉलर रेट को काबू करने का दावा भी सिर्फ उनका जो है सियासी नारा ही साबित हुआ है। तो जो जिस तरह आपने अभी शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया था ब्रेक से पहले कि लगता था कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन शायद साबित नहीं हो सके। अब वज़ीर आज़म बनने के बाद कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रही उनको खुद, बल्कि जब उन्होंने बात की कल तो बड़े आपको समझ आ रही होगी उनकी बॉडी लैंग्वेज से, बल्कि बाकायदा वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि बड़े बेबस हैं और नहीं मैनेज कर पा रहे, वो बड़े परेशान है, सर पकड़ के बैठ गए। तो जो इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता था कि जी मईशत के हवाले से चैंपियन है, तजर्बाकार है, ये आएंगे जादू की छड़ी घुमाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, खुद कहते थे मैं 200 से नीचे ले आऊंगा डॉलर को, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं सके। यानी इसहाक डार साहब के भी बारे में जो बातें हैं वो भी सिर्फ कही जाती हैं, प्रैक्टिकली वो भी जीरो साबित हुए। देखिए, आईएमएफ ने जो सबसे बड़ा डिमांड से की है, सबसे बड़ी डिमांड की है वो ये है कि पाकिस्तान अपने रुपए की कीमत को रियलाइज करे, रियलिस्टिक लेवल पे लेके आए। ये जो आपने एक आर्टिफिशियल सूरत क्रिएट की हुई है कि आपके बैंक रेट में और मार्केट रेट में 20-25 रुपए का फर्क है, इसको ठीक करो। ये तुम लोगों ने खास तौर पे इसको रोक के अपनी इंपोर्ट्स को भी खराब किया और अपनी एक्सपोर्ट्स को भी खराब किया। उसके ऊपर आज डॉन की असेसमेंट है रिपोर्ट के अंदर कि वो कहते हैं कि डॉलर अगर आईएमएफ की बात मान ली जाए तो डॉलर एकदम 330 रुपए पे चला जाएगा, और ये 330 रुपए पे डॉलर जाने का मतलब यह है कि आपकी एकदम इकोनॉमी का जो है धर्म तख्ता हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान 6 अरब डॉलर आपके रिजर्व रह चुके हैं। 2 महीने से पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं बाहर बैठे हुए, जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवाई हैं, जो सफीर पाकिस्तान का झंडा लेके चलता है उर्दन के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, उनको तनख्वाहें नहीं मिली क्योंकि आप डॉलर नहीं दे सकते। आपके कम से कम 20 दिन से ट्रक जो हैं वो अदरक के और टमाटर के और प्याज के वो जो कंटेनर्स हैं वो बाहर खड़े हैं, आप नहीं ला सके। आप जो है इस वक्त कनोला ऑयल जो है वो आप नहीं इंपोर्ट कर सकते, आपका वो क्राइसिस बनने वाला है। आप आज पोल्ट्री फीड्स वालों ने कहा है कि हमें पोल्ट्री फीड्स के लिए जो चीजें आनी थी वो इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तानी जो है 38 लाख मुर्गियां रोज की खाते हैं और 3.5 करोड़ अंडे खाते हैं। जब ये 3.5 करोड़ अंडे नहीं मिलेंगे, ये 38 लाख मुर्गियां नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या घास खाएंगे ये लोग? मसला सारा यह है कि अगले 10-15 दिन इतने अहम हैं कि जिसके अंदर पूरी की पूरी अगर पीडीएम अभी छोड़ के नहीं जाती तो और ज्यादा दिल रुस्वा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो दिवालिया के हवाले से खबरें सामने आ रही कि खुदा ना ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, दिवालिया की दलदल की जानिब जा सकती है, मईशत इतना सफ़र कर रही है, तो इसमें आपको कितनी हकीकत दिखाई देती है? आपका तज्जिया क्या कहता है? और यह सब कि खुदा ना ख्वास्ता वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं? नहीं, टेक्निकली तो डिफॉल्ट हो चुके हैं। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट ये होता है कि हम पैसे देने के काबिल नहीं हैं, हमारे साथ किस्तें कर लो या हमारे साथ कुछ थोड़ी सी बख्शिश कर दो, थोड़ी सी। अब पाकिस्तान क्या रिक्वेस्ट कर रहा है सब तमाम पेरिस क्लब से, बाकी लोगों से कि हमें हमारे लोन्स रीस्ट्रक्चर कर लो। अभी चीन के साथ आपने क्या रिक्वेस्ट किया? कोई 40 अरब डॉलर का लोन है, उसको आप थोड़ी सी किस्तें आहिस्ता कर दो, इस साल ना लो, अगले साल ले लेना, 2 साल बाद ले लेना। ये डिफॉल्ट में यही होता है। दिवालिया में ये तो नहीं होता कि पाकिस्तान जो है वो बेच के आप उसके हवाले करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता। जाहिर बात है, सॉवरेन गारंटीज जो है इसीलिए दी जाती हैं कि इस मुल्क को किसी न किसी तौर पे इसको हम थोड़ा सा बेल आउट करते हैं। दिवालिया में बेल आउट पैकेज, यानी जो कहा जा रहा है कि सिर्फ ऐलान बाकी है, दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। आप दिवालिया बनने के बाद जो तरले मिन्नतें होनी होती हैं वो तो आप कर रहे हैं दुनिया के अंदर। और क्या होता है? सिर्फ आपने कहा नहीं, यही तो उसने कहा है, मिफ्ता ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है कि बुनियादी तौर पर आप दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया के बाद क्या करते हैं?
आप मुझे बताइए ना, अगर दिवालिया हो जाए तो क्या होता है? पाकिस्तान बिक जाता है? नहीं बिकता। होता यही है कि रिस्ट्रक्चर होते हैं, लोन होते हैं, या उनके बाद रीशेड्यूल होते हैं, लोन होते अल्लाह हैं, खैर वही करे। आप वही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और ये सब एक और चीज़, ये जो सदर ममलिकत के इसहाक डार साहब से जो मुलाकातें हैं, इसके हवाले से भी हर कोई अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा है। आपको क्या लगता है जो मामलात हैं वो मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं, या फिर मजीद जो मज़ाहमत है वही आपको नज़र आएगी सियासत में आने वाले दिनों में? देखिए, बेसिकली इस वक्त फेस सेविंग चाह रही थी गवर्नमेंट। ये बिल्कुल गलत कहते हैं हम नहीं मिले, क्योंकि ज़ाहिर बात है इमरान खान जब एडमेंट हो गया तो फेस सेविंग उसने दी, वो चाह रहे थे क्योंकि ऐसा रास्ता निकले कि इमरान खान और ये उनको किसी एग्रीमेंट पे आके पहुंच जाएं, और फिर उसके बाद हम जो हैं यहाँ से चले जाएं, और फिर थोड़ी बहुत सीटें भी हम ले लें, हम कहें कि हम बराबर छूटे हैं, जैसे उनकी आदत है वो सब करते हैं। तो इमरान खान ने बताया कि आप इलेक्शंस का ऐलान पहले करें और उसके बाद आप मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वो फिर नहीं हो सका, इसलिए वो आप कहते फिर रहे हैं कि नहीं इकोनॉमी के लिए मेरे। ठीक है। अच्छा, आखिर में मेरे पास अब 1 से 1.5 मिनट है। और यह साहब, ये इमरान खान साहब 17 दिसंबर को लाहौर में बड़ा सियासी शो करने जा रहे हैं। आप भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा शहर भी लाहौर है, मैं भी लाहौरी हूँ, तो आपको पता है जी लाहौरी जो हैं वो बड़ी तादाद में निकल आते हैं। और लिबर्टी चौक पे भी देखें कि जब खान साहब जब जलसे कर रहे थे तो लिबर्टी में कितना लोग जमा होते थे, और जो लाहौर में अगर जलसा होगा, ये सियासी शो होगा, तो जारी बात है तारीख का एक बड़ा सियासी शो होगा। आपको वो भी याद होगा जब खान साहब की हुकूमत नहीं थी, और 2011 मेरे ख्याल से, कि मैं गलत नहीं हूँ, जब मीनारे पाकिस्तान में खान साहब ने एक बड़ा सियासी पावर शो किया था, जलसा किया था, तो लोग अनारकली तक अपनी जो गाड़ियां हैं पार्क करके पैदल चल के वहां तक गए थे। जी, वो बहुत बड़ा शो था। देखें, 2-3 ही बड़े शो हुए अब तक लाहौर के अंदर। इसमें से एक 1986 का जो बेनजीर का शो था, और उसके बाद जो है इसके बाद इमरान खान साहब का 2011 का शो। उसके अलावा तो इमरान, या फिर 11 वाला, हाँ, का जनाजा था आदम हुसैन रजी साहब, ये 3 बड़े शो हुए अब तक, इतने बड़े, इससे अलावा नहीं हो सके। तो इमरान खान साहब ने इसमें चीजें शिफ्ट की। इमरान खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान से उचित दरवाजे से वेन्यू जो है वो लिबर्टी शिफ्ट किया। ये इमरान खान ने ही इसको वेन्यू बना दिया है, वरना इससे पहले आपको याद होगा कि कर्नल कदाफी जब आया था उसका, तो लिबिया में से आया था, तो उस वक्त उसका कदाफी स्टेडियम में हुआ था, और वहीं से कदाफी स्टेडियम नाम पड़ा था, वहां जलसा किया था भुट्टो ने। भुट्टो उस जगह जलसा किया गया था, या भुट्टो ने मीनारे पाकिस्तान। और ये सब 17 दिसंबर को कितना बड़ा पावर शो देखते हैं आप, सियासी पावर शो कितना बड़ा देखते हैं 17 दिसंबर को? बहुत बड़ा पावर शो होगा, और क्योंकि उस दिन तो ऐलान होना है कि कब, मेरा ख्याल है 2011 वाला, अगर आप उससे इसका मुआवजा करें। देखिए, इमरान खान 2011 से ज्यादा बड़े बड़े शो कर चुका है उसके बाद से, ऐसी बात नहीं है। ये जो लिबर्टी का जो उस वक्त क्राउड था, जो कि उस दिन निकला लॉन्ग मार्च, बहुत बड़ा क्राउड था। 2011 भी था, 2011 से बड़ी तादाद में लोग। ठीक है जी, ठीक है, आप उससे भी बड़ा देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।